बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल और यूजीआई में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। हम इकोनॉमिक्स में ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड ईयर का पहला और दूसरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, और इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन। ये पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया था इसके एमसीक्यूज़ के बाद इन दोनों चैप्टर्स में जो लॉन्ग हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे, या वैसे जो उसमें पॉसिबल लॉन्ग हैं, उनको हमने का फॉर्मेट पढ़ा है कि उन्हें कैसे जो है वो लिखा जाता है, आंसर की अरेंजमेंट क्या होती है। अब हम इन दो चैप्टर के यानी कि लास्ट हमारा ये स्टेप है जिसमें हम इसके शॉर्ट को डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट को डिस्कस करने से पहले पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। और ये जो वबा के दिन हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल है, इसमें जिस मर्ज़ या जिस वबा से हमारा इस वक्त सामना है, उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ जो है एहतियात है, और उसके अलावा अपना जो क़ुव्वत मदाफ़ियत का जो निज़ाम है उसको इम्प्रूव करना है। तो इस हवाले से आपने अपनी एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ जिसमें आप एक्सरसाइज है और ख़ुराक का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि आप जो है इस वबा का, इस मर्ज़ का मुकाबला कर सकें। तो आगाज़ करते हैं हम इस चैप्टर के अब शॉर्ट के हवाले से। तो इसमें से मोस्टली तो ऐसे शॉर्ट हैं कि जो आप इससे पहले आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। हमने मोस्टली एमसीक्यूज़ के अंदर ही अपने शॉर्ट को डिस्कस किया था। जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो उसके फैमिली एमसीक्यूज़ होते थे हम उन्हें भी डिस्कस करते थे, और उसके अलावा उस एमसीक्यूज़, उस टर्म के मुतल्लिक़ा जो शॉर्ट क्वेश्चन होते थे वो भी हम उसमें डिस्कस करते थे। लेकिन अब एक्सरसाइज से बात करते हैं। सबसे पहला जो इसमें शॉर्ट है वो है बेटा कि डिफ़ाइन नेशनल इनकम बाय मार्शल। डिफ़ाइन नेशनल इनकम बाय मार्शल। तो सवाल है कि मार्शल ने कौमी आमदनी की क्या तारीफ़ की है। मार्शल ने कौमी आमदनी की क्या तारीफ़ की है, या मार्शल की कौमी आमदनी की बयान करदा तारीफ़ लिखें। आपका सवाल जो है ये जो लिखा है डिफ़ाइन नेशनल इनकम बाय मार्शल, इस सवाल में आपने ये देखना है कि जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो ये भी हो सकता है कि आपसे ये सवाल पूछें कि व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू मार्शल, या डिफ़ाइन नेशनल इनकम इन वर्ड ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। तो सवाल किसी भी मतलब उसकी वर्डिंग जो है वो इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे मैंने आपके सामने लिखी। तो वैसे तो डेफिनेशन जो है वो मार्शल के अलावा भी है, लेकिन सवाल में हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि डिफ़ाइन नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू मार्शल, यानी मार्शल ने कौमी आमदनी की तारीफ़ क्या की है। तो इसमें बेटा आपने जब इसका जवाब लिखना है तो आंसर में आपने सिर्फ
वही जो है जो कि मार्शल ने जिस अंदाज से इसे डिफ़ाइन किया है, आपने जो है उसे वैसे ही लिखना है। तो मार्शल के नेशनल इनकम की डेफिनेशन ये है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग the resources of a country, in a period of 1 year। ये मार्शल ने ये नेशनल इनकम की ये डेफिनेशन की है। अब इसमें एग्रीगेट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे आप इसमें सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by utilizing the resources of a country or in a period of 1 year। तो ये इसकी डेफिनेशन है। जब आप इसे उर्दू में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि अशिया व खिदमात का, अगर आप इसी को ट्रांसलेट करते हैं, सेम आपने उर्दू में भी डेफिनेशन ऐसी लिखनी है कि अशिया ये है अशिया और ये हैं खिदमात। अशिया और खिदमात का आप ये हो गया जी मजमुआ, यानी अशिया व खिदमात का मजमुआ जो कि किसी मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए 1 साल के अरसा में जो पैदा किया जाता है उसे कौमी आमदनी कहा जाता है। तो मार्शल की डेफिनेशन है कि एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ यूजुअली 1 ईयर। तो सिंपली ये भी हो सकता है कि इन 1 ईयर। तो ये आप के शॉर्ट का ये पहला सवाल है। उसके अलावा ये है कि बाकी भी इसके अलावा इकोनॉमिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है, फिशर की डेफिनेशन भी है, सिमन कजनट की भी है, पिगो की भी है, गार्डनर रेखले की। इसमें जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि डिफाइन नेशनल इनकम, तो आपने, चूँकि ये शॉर्ट में मोस्टली होता है, शॉर्ट में ही पूछा जाता है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो है किसी एक इकोनॉमिस्ट की अगर आप डेफिनेशन लिख देते हैं तो ये आपका आंसर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जी आपका कि डिस्क्राइब द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो सेकंड वन जो क्वेश्चन है वो है कि राइट डाउन द वेरियस या डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट concepts of national income, concepts of national income। इन उर्दू में ये सवाल बनेगा कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात बताएं या लिखें। ये सवाल कि आपने इस एहतियात के साथ जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपने उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब लिखना है। अब इसमें ये सिर्फ पूछा गया है कि आपने डिफरेंट कंसेप्ट बताने हैं नेशनल इनकम के, यानी कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात बताने हैं। आंसर में सिर्फ़ और सिर्फ आपने इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। इनके नाम आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें है जीएनपी,
खाम या मुल्की खाम कौमी पैदावार, NNP खाम मुल्की खालिस कौमी पैदावार, GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट खाम मुल्की पैदावार, उसके बाद है नेशनल इनकम कौमी आमदनी, पर्सनल इनकम शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी, और उसके बाद है पर कैपिटा इनकम फ़ीकास आमदनी। तो इसके जवाब में आपने जब इस सवाल का जवाब लिखना है तो जवाब में सिर्फ आपने उनके नाम लिखने, मसलन ये है GNP है, NNP, GDP, नेशनल इनकम NI, पर्सनल इनकम PI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। ये मैंने वैसे आपको ये शॉर्ट लिख के बता दिया है और आप ये पढ़ चुके हैं कि वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम आर GNP, GDP, NNP, PI, DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम। तो ये सिर्फ इसके आंसर में आपने इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफाइन ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी से जो नेक्स्ट आपका सवाल है वो किसके बारे में है, ये GNP के बारे में, यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन है बेटा आपका GNP के बारे में, ठीक है। और उर्दू में आप इसे क्या कहते हैं, खाम या मुरक्कब कौमी पैदावार, खाम या मुरक्कब कौमी पैदावार। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि डिफाइन GNP, तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो इसकी डेफिनेशन में आपने पढ़ चुके हैं कि GNP जो है ये वो अमाउंट होती है या ये क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री प्लस इसमें ऐड किया जाता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो आपकी इनकम बाहर से आती है उसे भी आपने इसमें जमा करना है। तो ये जो GNP है इसमें एक तो आपने डोमेस्टिक, यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ आपने प्लस करना है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जब आप लिखेंगे तो ये आपकी बन जाएगी GNP की डेफिनेशन कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस जो है आपने क्या ऐड करनी है इसमें, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, के जो बाहर से ममालिक, क्योंकि जो किसी मुल्क के लोग बाहर के ममालिक में जब रहते हैं तो उसे वहाँ पे जो अर्न करते हैं वो भी जो है उसमें ऐड की जाती है। तो ये टोटल अमाउंट बनती है आपकी GNP। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि डिफाइन GDP, डिफाइन GDP, GDP से क्या बनता है जी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उर्दू में आप इसे लिखेंगे खाम मुल्की पैदावार, खाम मुल्की पैदावार। और ये जो है जब हम बात करते हैं ना कि ये ग्रास का मतलब होता है हर तरह की डोमेस्टिक मीन जो कि इंटरनल रिसोर्सेज से इनकम आती, प्रोडक्ट वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है। तो GDP जो है ये सिर्फ डोमेस्टिक या इंटरनल रिसोर्सेज की इनकम होती है, इंटरनल रिसोर्सेज को यूज़ करके, यानी सिर्फ और सिर्फ किसी मुल्क के अंदरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी। जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उर्दू में इसे कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर पैदा होने वाली अशिया व खदमात के सालाना मजमूए को
ख़ाम या मुरक्कब मुल्की पैदावार कहा जाता है। तो ये इसमें जीडीपी की डेफिनेशन आपने लिखनी है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the geographical boundaries of a country is called GDP, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर यानी अंदरूनी ज़राए से अंदरूनी ज़राए को इस्तेमाल करके साल भर में पैदा की जाने वाली अशिया व खिदमात की कुल मिकदार को या मजमूए को ख़ाम या मुरक्कब कौमी पैदावार कहा जाता है जी। उसके बाद हाँ, इसमें अगर आप इसका नीचे जो है इसका फार्मूला लिखना चाहें तो जीडीपी कैसे बनती है जी, जीडीपी सॉरी, इसके डेफिनेशन के साथ जो है आपने इसका एक फार्मूला भी लिख देना है कि ये है जीडीपी इज़ इक्वल टू जीएनपी माइनस इनकम फ्राम अब्रॉड या फॉरेन इनकम। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जिस तरह से आपने वर्डिंग में लिखा है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल, इसमें जो है इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ एक्सक्लूडेड, इसमें से माइनस कर दी जाती है। ये जीएनपी आपने पढ़ी है इससे पहले, ये वो इनकम है या ये वो आउटपुट है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिसोर्सेज की होती है। इसमें से जब हम माइनस करते हैं क्या चीज़, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हमारे पास जो है ये नेट जीडीपी रह जाती है। तो उर्दू में भी आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि ख़ाम मुल्की पैदावार बराबर है ख़ाम कौमी पैदावार माइनस बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि खालिस ख़ाम मुल्की पैदावार जो है, जब हम ख़ाम कौमी पैदावार में से बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी को निकाल देते हैं तो जो बच जाता है वो जीडीपी होता है, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद जो है अगला सवाल है वो है डिफ़ाइन एनएनपी। ये हो गया जीडीपी। क्योंकि ये जो जितने भी इसमें अब सवाल एक्सरसाइज में ये पूछे जा रहे हैं ये इससे पहले हमने सॉल्व कर चुके हैं, एक दफ़ा इसे हम फिर रिवाइज कर देते हैं। तो सवाल अगला है जी, डिफ़ाइन एनएनपी या व्हाट इज़ मेंट बाय एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी पैदावार। ये है खालिस कौमी पैदावार। तो खालिस कौमी पैदावार जो है ये यानी जीएनपी, एनएनपी जो है ये जीएनपी से बनती है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो एनएनपी है, पहले मैं आपको फार्मूला लेके देता हूँ, उसकी डेफिनेशन आसान हो जाएगी। एनएनपी इज़ इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। आप इसे डिप्रिसिएशन अलाउंसेस भी लिख सकते हैं और डिप्रिसिएशन भी। तो अब डेफिनेशन जब आप लिखेंगे कि एनएनपी इज़ ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन अलाउंसेस फ्रॉम जीएनपी, कि जीएनपी में से उर्दू में जब आप लिखेंगे ये जो है ना जीएनपी, जब ये आपने पढ़ा है ये है ख़ाम कौमी पैदावार। इस ख़ाम कौमी पैदावार में से जब आप ये फरसूदगी के अखराजात माइनस कर देते हैं तो आपके पास खालिस कौमी पैदावार आ जाती है। जब आप इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखें तो आप लिखेंगे कि एनएनपी इज़ ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन अलाउंसेस फ्रॉम जीएनपी।
उर्दू में इसको पहले आपने वर्डिंग में लिखना है, वर्डिंग में लिखने के बाद आपने ये वाला आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, फार्मूला है कि NNP इज़ इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। इसके बाद जब आप इसको उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में भी इसका आपने ऐसे ही लिखना है कि जैसे खालिस कौमी पैदावार बराबर है खाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी के अखराजात, ये आपका आंसर बन जाएगा। उर्दू में आप लिखेंगे कि खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी के अखराजात मिनहा कर देने से, निकाल देने से खालिस कौमी पैदावार हासिल होती है। और लास्ट टाइम आपको ये लेक्चर में बताया भी था कि जो हम ये जो GNP है ये वाला, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है और GNP से ही NNP बनती है, GNP से ही GDP बनती है, GNP से ही नेशनल इनकम बनाई जाती है, फिर नेशनल इनकम से उसको पॉपुलेशन पे डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम होती है, नेशनल इनकम से यानी कि पर कैपिटा इनकम भी बनती है। उसके अलावा पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। तो ये अगर हम कंसेप्ट के साथ में देखें तो सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है बेटा कि डिफाइन नेशनल इनकम। ये सवाल आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि कौमी आमदनी की तारीफ़ करें, या ये चैप्टर का नाम भी इसी यही है, नेशनल इनकम कौमी आमदनी। तो सवाल आपसे पूछा गया है शॉर्ट में कि डिफ़ाइन नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की तारीफ़ करें। अब इसमें आप ये भी इसके आंसर में सबसे जो आसान इसका जवाब है, जब आप इसको आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्शल, अकॉर्डिंग टू मार्शल। और ये इसके बाद यहाँ पर आपने कॉमों में डेफिनेशन लिख देनी है, और ये वो डेफिनेशन आपने लिखनी है जो कि आपने सबसे पहले इस नोट्स के में सबसे पहला सवाल आपने पढ़ा है, मार्शल के एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन रिसोर्स बाय यूटिलाइजिंग द डोमेस्टिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। तो आप जो है इस नेशनल इनकम कौमी आमदनी की तारीफ़ में आप मार्शल की तारीफ़ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्शल लिखने के अकॉर्डिंग टू मार्शल, उसके बाद कौमों में वो कौमें शुरू करने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, फिर कौमें क्लोज कर देने हैं। उर्दू में जब आप इसे लिखेंगे तो सवाल आपका होगा कि कौमी आमदनी की तारीफ़ करें, तो आपने लिखना है मार्शल के मुताबिक, आगे ब्रैकेट में लिखना है कि अशाओ खिदमात का वो मजमूआ जो किसी मुल्क के वसाइल को बरूए कार लाकर एक साल के अरसा में पैदा किया जाता है, उसे कौमी आमदनी कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका है जी क्वेश्चन, वो है जी बेटे पर्सनल इनकम, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल इनकम। मीन इसको हम जो है एक तो शख्सी आमदनी लिखते हैं, दूसरा इसे ज़ाती आमदनी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है पहले भी, लेकिन इसमें चूँकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो पर्सनल इनकम के टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स, या अमाउंट या टोटल अमाउंट दैट इज़ अर्न बाय इंडिविजुअल within the defined period and that period is equal to 1 year। आमतौर पर जो होता है कि शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी होती है जो किसी मुल्क के लोग फ़र्दन एक साल के अरसा में कमाते हैं, और जो शख्सी आमदनी होती है हर एक की अलग अलग होती है।
क्योंकि हर एक शख्स का जो अर्निंग पैटर्न है वो एक सोर्स डिफरेंट होता है। तो हमने चूँकि इसमें पर्सनल इनकम में इंडिविजुअल इनकम लेनी होती है, हर शख्स की जो है इनफरादी तौर पर, ज़ाती तौर पर उसकी साल भर की कमाई कितनी होती है, तो ये डिफरेंट होती है। कोई शख्स जो है किसी मुल्क में रहते हुए लाखों में कमाता है, कोई हज़ारों में कमाता है। तो ये वेरिएशन, ये जो तग़य्युरात हैं, ये आमदनी में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफ़ाइन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, तो अब ये हमने बात की है कि ये पर्सनल इनकम है। अब इसी पर्सनल इनकम से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ना बेटा, वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम यानी है कि काबिल इस्तेमाल। ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से ही बनती है। पर्सनल इनकम जो है ये साल भर की इंडिविजुअल अर्निंग होती है हर शख्स की, तो उस पर्सनल इनकम से हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बनाते हैं। कि पर्सनल इनकम जो है इसी से आगे हम डिस्पोजेबल कैसे बनाएंगे कि जब इसी पर्सनल इनकम से यानी PI पर्सनल इनकम में से अगर हम डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें तो हमारे पास जो बच जाती है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाती है। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज ऑब्टेन द डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यानी कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम उर्दू में आप इसे लिखते हैं काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी या काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। तो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कैसे बनती है? जब शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स मिनहा कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो उर्दू में जो है कि जब आप पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो जो इनकम आपके पास बच जाती है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चूँकि ये सारे सवालात तकरीबन आपको पहले जी पढ़ाए जा चुके हैं, इसमें से आपको कोई भी सवाल जब आप इसको पढ़ते हैं, लेक्चर से सुनते हैं या आप अपने पास नोट्स हैं, बुक है, जो भी आपके पास सोर्स है, जब आप उसे पढ़ते हैं और कोई भी चीज़ आपको अनक्लियर रह जाती है या कोई वजह तलब होती है जो आप समझते हैं कि इसको मज़ीद जो है डिटेल के साथ आपको इसका इल्म होना चाहिए, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और उसके लिए इंशाअल्लाह जो है आप जो सवाल पूछा जाएगा आपकी जानिब से उसका हम जो है प्रॉपरली डिटेल से जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल अगला है जी कि डिफ़ाइन पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम। फी कस आमदनी। फी कस आमदनी और इसे औसत आमदनी भी कहा जाता है। यानी जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा है पर कैपिटा इनकम, अब इस पर कैपिटा इनकम को जो है आप एवरेज इनकम, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है एवरेज इनकम के बारे में तो उसका भी यही जो है वो जवाब आपको पता होना चाहिए, या इसके अलावा इसे पर हेड इनकम भी आप इसे लिख सकते हैं। यानी कि एक ही बात है, सवाल एक ही है कि पर कैपिटा इनकम, तो इसे आप पर कैपिटा इनकम लिखें, इसे आप एवरेज इनकम भी यही है, पर कैपिटा इनकम भी यही है, और इसके अलावा पर हेड इनकम, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम यही की। तो इसमें जो है ये भी आपने पहले पढ़ा है, इसको तो सबसे सिंपल सा फार्मूला है कि जब आप PCI कैसे आपके पास आती है जी, आप टोटल नेशनल इनकम जो
किसी मुल्क की टोटल इनकम होती है उस पर आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन यानी कि टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो उर्दू में जो है इसे आप लिखेंगे कि फ़ी कस आमदनी बराबर है कुल कौमी आमदनी बटे आबादी। तो इसका जवाब लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले आप इंग्लिश में लिख रहे होंगे तो आपने लिखना है कि पर कैपिटा इनकम इज़ आल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम और पर हेड इनकम एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल पॉपुलेशन टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला जो है इसमें लिख देना है कि पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू पर नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। तो इस जो है सूरत में जब आप इसे उर्दू में लिखना है, उर्दू में जब आप इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे पहले कौमी आमदनी से मुराद जो है फ़ीकस आमदनी से मुराद औसत आमदनी होती है और ये कुल कौमी आमदनी पर कुल आबादी को तकसीम करने से हासिल होती है। ये लिखने के बाद आपने उसमें ये वाला फार्मूला लिखना है कि फ़ीकस आमदनी यानी पर के फ़ीकस आमदनी बराबर है कुल आमदनी, कुल कौमी आमदनी और उस पर डिवाइड आपने करनी है उस मुल्क की आबादी। ये वाली बात। उसके बाद है जी सवाल आपका कि जो अपना डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। क्वेश्चन है बेटे, पूरा ये वहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, जो सवाल जो लिखा गया है वो उसका शॉर्ट करके लिख देता हूँ कि सवाल आप से पूछा जा गया है कि मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके कौन से हैं। सवाल है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, ये शॉर्ट जो है ये आपसे पूछा गया है। इसके जवाब में जो है आपने इसका जवाब कैसे लिखना है। तो तब ख़ास ध्यान आपने इस बात पे देना है कि जो सवाल आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा वो इट कैरीज 2 मार्क्स, 2 नंबरों का वो सवाल होता है। तो इसमें आपने उसके टू दी पॉइंट लिखना होता है, जितना रिक्वायर्ड स्टफ़ होता है वो आपने ज़रूर ऐड करना है। तो इसका सादा सा जवाब ये है, जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो आपने लिखना है जी कि या तो आप ये लिखते हैं कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, दीज आर फॉलोइंग, या आप लिख दें कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। तो उन 3 मेथड जो हैं वो आपने यहाँ पर उन्हें लिख के बताने हैं। मसलन ये चूँकि आपने पहले पढ़ चुके हैं, एक प्रोडक्ट मेथड होता है, उसके बाद है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से जो है नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। और उर्दू में जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कौम, या तो आप लिख दें कि कौमी आमदनी के पैमाइश के 3 तरीके हैं और दर्ज झैल हैं, कुल पैदावार का तरीका, आमदनियों के मजमूओं का तरीका और कुल खर्च का तरीका। या आप ये लिख दें कि कौमी आमदनी की पैमाइश मुद्दा 3 तरीक़ों से की जाती है, जिसमें ये है
पैदावार का तरीका, आमदनियों का तरीका और कुल खर्च का तरीका। बस इसके जवाब में, यानी कि जो सवाल आपसे पूछा गया है उसके जवाब में आपने ये चीज़ें जो है वो ऐड करनी हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटे कि व्हाट आर डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। ये सवाल आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट के क्वेश्चन है व्हाट आर डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, यानी फरसूदगी के अखराजात। ये सवाल है आपसे। फरसूदगी के अखराजात भी इसे कहा जाता है, तोड़ फोड़ के अखराजात भी इसे कहते हैं, और शिकस्त तोरीख के अखराजात भी कहा जाता है। ये सवाल आपने पहले थ्योरी में भी आपका पढ़ा है, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देते हैं। इसको सिंपली हम कहते हैं कि वियर एंड टियर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड डिप्रिसिएशन अलाउंस। डीए लिखा जाता है ना, कि किसी पैदावारी अमल के दौरान जो चीज़ों की तोड़ फोड़ के सिलसिले में, मरम्मत के सिलसिले में, या किसी मशीन का पुर्जा बदलवाने की सूरत में कोई वर्कर बीमार हो जाता है, कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए या उनको जो है वो रिप्लेस करने के लिए कोई मतलब टूल्स वगैरह को, उस पे जो अखराजात आते हैं उन्हें डिप्रिसिएशन अलाउंसेस कहते हैं। तो उर्दू में और इंग्लिश में सिर्फ आपने इनके डेफिनेशन लिखनी है। इंग्लिश में सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं कि वियर एंड टियर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। या इसके अलावा आप जो है उर्दू में आप लिखेंगे कि पैदावारी अमल के दौरान मशीनों की तोड़ फोड़ और मरम्मत औजारों के और मजदूरों के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो पैदावारी अमल है वो तातुल का शिकार ना हो, मुसलसल होता रहे। इस ज़मन में हमें जो माइनस से अखराजात आते हैं वो फार्म फ़ौरन उसको जो है वो पूरा करती है। मसलन कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, फ़ौरन उसको ठीक किया जाता है, कोई पुर्जा है उसको बदलवा दिया जाता है, या कोई वर्कर है बीमार होता है उसका इलाज मुआवजा करवाया जाता है। तो ये जो अखराजात हैं इन्हें हम डिप्रिसिएशन अलाउंसेस कहते हैं। उसके अलावा एक सवाल और है जी, और वो है अंडरग्राउंड इकानमी। ठीक है जी, मख्फी मईशत इसे कहा जाता है। अंडरग्राउंड इकानमी जो है ये किसको कहा जाता है? सवाल है बेटे आपसे कि डिफाइन, क्वेश्चन है इज अंडरग्राउंड इकानमी। ये हमारी जो इकानमी होती है उसका एक ऐसा पार्ट, उसका एक पार्ट जो कि लोग किसी ख़ास मकसद के लिए छुपा लेते हैं। इट इज़ हाइड विद पर्पजली, कि किसी पार्ट ऑफ इकानमी दैट इज़ नॉट डिस्क्लोज, जो ज़ाहिर नहीं किया जाता, जिससे सामने नहीं लाया जाता, जिससे छुपा लिया जाता है, उसे पोशीदा रखा जाता है। जो है कि अंडरग्राउंड इकानमी इज़ द पार्ट ऑफ इकानमी दैट इज़ पर्पजली हिडन फ्राम व्यू ऑफ गवर्नमेंट, कि वो हुकूमत से उसको छुपा लिया जाता है। अब हुकूमत से छुपाने का जो है वो दो मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो इस अंडरग्राउंड इकानमी का जो है वो ये हो सकता है, ये जो हमारी इस मीशत को छुपाने का, इसके दो मकसद हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि जो है टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अवॉइड पेइंग टैक्स। एक तो ये वजह हो सकती है कि लोग इसलिए जो है अपनी इकानमी के एक पार्ट को छुपा लेते हैं, सामने नहीं लाते। या तो ये वजह हो सकती है कि वो टैक्स से बचना चाह रहे हों, या फिर ये वजह हो सकती है कि उनका ये जो है वो इलीगल हो। यानी कि दो वजूहत हो सकती हैं। तो पार्ट तो आपने जब डेफिनेशन लिखनी है कि पार्ट ऑफ इकानमी दैट इज़ पर्पजली हिडन फ्राम द व्यू ऑफ गवर्नमेंट in order to avoid taxes or their output is illegal.
तो या तो वो चीज़ जो है गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही होती है, तो या फिर ये है कि टैक्सों से बचने के लिए जो है उसे अपना छुपा लिया जाता है। तो ये एक सवाल आपका हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसफ़र पेमेंट। यहाँ पे आप किसके सामने लिख देते हैं, डिफाइन ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट उर्दू में है जी इंतकाले अदायगियाँ। इंतकाले अदायगियाँ इसमें से वो तमाम ये जितने भी आप इसके एक्सरसाइज में जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो आपका ट्रांसफ़र पेमेंट का सवाल है ये आपके पास पेपर में भी आ चुका है, और इसको हम एक दफ़ा पहले भी पढ़ा है, फिर पढ़ देते हैं कि ये ट्रांसफ़र पेमेंट आर दी रिसीविंग आर दी अमाउंट दैट आर रिसीव्ड विदाउट एनी जॉब और वर्क। कि ये वो अदायगियाँ होती हैं जो अफराद को बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मुलाजमत के, मेहनत के और इकानमिक स्ट्रगल के, एफ़र्ट के अलावा के बग़ैर इससे हासिल हो जाती है। मसलन उसमें जो है ज़कात है, उसमें पेंशन है, स्कॉलरशिप है, फ़ॉरेन एड है। तो उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि वो रकूमात जो बग़ैर मेहनत और के हासिल हों उन्हें इंतकाली अदायगियाँ कहा जाता है। मसलन ज़कात है, पेंशन है, वजीफ़ा है और खैरात है, ये वो रकूमात होती हैं जिनके लिए कोई मेहनत नहीं की जाती। उसके बाद एक सवाल है जी आपका कि डिफ़ाइन सेविंग, और ये वो सवाल है कि डिफ़ाइन सेविंग। ये सवाल उर्दू में आप इसे लिखते हैं कि बचत से क्या मुराद है, या बचत क्या होती है। और ये जो है 2017 के पेपर में ये आ चुका है, या आप इसे किसी डेफिनेशन लिखनी है कि सेविंग इज डिनोटेड बाय एस, और पार्ट ऑफ इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड बट इज़ सेव्ड इज़ कॉल्ड सेविंग। और इस सेविंग को लिखने के बाद आप इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे तो एस इज इक्वल टू होता है वाई माइनस सी, यानी इनकम माइनस कंजम्पशन। तो ये बेटे हमारा आज का जो है लेक्चर, ये आखिरी हमारा ये स्टेप चल रहा है 2 चैप्टर का। पहले हमने इनके थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद MCQs किए हैं, अब ये शॉर्ट है। तो ये हमने यहाँ जो है आज कुछ इस एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाअल्लाह अब हम जो है इसी के आगे और शॉर्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम इसी से आगे वाले शॉर्ट जो है वो शुरू करेंगे।